रोहित की वर्षा से शादी होने में कुछ ही समय था। दोनों में बहुत प्यार था और वर्षा अपने घर की इकलौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। एक शाम शादी की तैयारियों के बीच रोहित वर्षा को एक ड्रेस देने उसके घर जाता है, जहां देखता है कि हॉल में बैठी वर्षा रो रही होती है। क्या हुआ वर्षा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी क्या हुआ? बेटा देखो ना, इस लड़की ने आज तक कभी रसोई में पैर नहीं रखा, न इसे हमने रखने दिया, लेकिन आज जिद करने लगी कि तुम्हारे लिए हलवा बनाएगी और देखो हाथ जला लिया। माँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? तुम पागल हो क्या? मुझे हलवा खाना हुआ तो मैं खुद बना लूंगा और तुम्हें भी खिला दूंगा। इसके लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा पर अब शादी होने वाली है, आगे भी तो करेगी ही ना। अच्छा है सीखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। वर्षा तुम आराम करोगी हमेशा, जैसे तुमने अब तक किया। तुम कोई काम नहीं करोगी। रोहित वर्षा के लिए बहुत पॉजिटिव था और उसकी ये पॉजिटिवनेस शादी के बाद और भी बढ़ गई थी। शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन और कमरे के बाहर माधुरी अपनी नई बहू को जगाने आती है। वर्षा बेटा उठो। वर्षा। रोहित देखो ना कौन है, मुझे नींद आ रही है। रोहित उठकर दरवाजा खोलता है और धीरे से अपनी माँ को बोलता है। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ जो आप मेरी बीवी को उठाने आ गई? बेटा बहू को बोल उठकर तैयार हो जाए, उसकी मुंह दिखाई है, लोग आने शुरू हो जाएंगे। माँ वर्षा को अभी और सोना है, और वैसे भी मेरी बीवी इन मोहल्ले वालों को अपना चेहरा दिखाने के लिए जल्दी नहीं उठेगी। लोगों को इंतजार करने दो, अभी उसको नींद की जरूरत है। लेकिन बेटा। रोहित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर में घर में मेहमान और पड़ोसी आने शुरू हो जाते हैं। माधुरी उनको चाय नाश्ता देती है, लेकिन सबको बैठे बैठे अब समय हो गया था। अरे माधुरी बहन, कहाँ है आपकी बहू? उसको पता है ना हम उसके लिए ही आए हैं। हाँ हाँ लीला बहन, अरे अब शादी कितना बड़ा दिन होता है, थक जाते हैं बच्चे, उसके बाद तैयार होने में समय तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ समय तो लगेगा, लेकिन इतना? अरे अब बुला भी दो बहू को। माधुरी कुछ बोलती इससे पहले रोहित नीचे आता है और सबके बीच में आकर बैठ जाता है। अरे बेटा तू क्यों बैठ गया यहाँ आकर? बहू का चेहरा देखना है, मैं तेरा नहीं। वो आंटी, मैं वो हूँ और वो मैं। मतलब अब शादी के बाद तो पति पत्नी एक ही होता है ना, तो उसकी जगह मेरी शक्ल देख लो, क्योंकि मेरी बीवी तो अभी नहीं आएगी। क्यों भला? अरे तेरे को तो बचपन से देखा है हमने, जब तू बिना चड्डी के घूमता था, और कितना देखे तुझे। अरे रोहित क्यों मजाक कर रहा है यहाँ बैठकर? जाना बहू को बोलकर आके नीचे आ जाए, तैयार हो गई हो तो। नहीं माँ, वर्षा सो रही है अभी, वो बहुत थक गई है, और मैं अपनी बीवी को थकान में काम करने को नहीं कह सकता। और ये कि सबके सामने बैठ जाए बस अपना मुंह दिखाने के लिए। लॉजिक कर लो बात, इतनी देर से बैठा के हमारा समय बर्बाद करवाया। इसकी बीवी तो कुछ नहीं करेगी, मुंह दिखाई जैसा काम। चलो बहन। लीला और बाकी सभी औरतें उठकर चल देती हैं अपने अपने घर। उनके जाते ही वर्षा नीचे आती है और देखती है कि सब लोग जा चुके हैं। ये क्या, मुंह दिखाई की रस्म थी ना, तो सब क्यों चले गए माँ जी? अपने पति से पूछ बहू, इसने कहा मेरी बीवी ये मुंह दिखाई की रस्म वसम नहीं करेगी। तो क्या गलत काम है? वो थकी हुई थी, उसको आराम करना था। लेकिन रोहित ये रस्म जरूरी था, और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम इसी घर में रहोगी तो ये लोग देख लेंगे आते जाते तुम्हारा चेहरा। रोहित इतना कहता है और वर्षा को लेकर रूम में चला जाता है। माधुरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज उसकी पूरे मोहल्ले के सामने उसके बेटे के कारण बेइज्जती हुई थी। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अब भी रोहित वर्षा को कोई काम को हाथ नहीं लगाने देता। एक दिन रोहित के घर पर ना होने पर वर्षा अपनी सास की मदद करने के लिए रसोई में जाती है। माँ जी लाइए ना, मैं भी आपकी मदद करूं। मैं पूरे दिन खाली बैठी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। बहू रोहित आएगा तो उल्टा मुझे ही सुना देगा। नहीं माँ जी नहीं सुनाएंगे, मैं उनको पता ही नहीं लगने दूंगी। वर्षा अपनी सास माधुरी के साथ काम करवा कर बहुत खुश होती है। रोहित तो नहीं आता, पर वर्षा की माँ माया उससे मिलने आती है और वर्षा को रसोई से निकलते देखकर उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है। माँ कैसी हो? तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो। पता है माँ, आज मैंने बता देती तो ये कैसे देखती कि अभी तुझे ससुराल आए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने काम करना शुरू कर दिया रसोई में। माँ ऐसा नहीं है वो। वर्षा कुछ बोलती इससे पहले वहाँ रोहित आ जाता है और ये सुनकर कि वर्षा रसोई में काम कर रही थी, गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या तुमने रसोई में काम किया? माँ कहाँ हो? माधुरी रसोई से बाहर आती है और रोहित उसके आते ही गुस्से में बोलता है। माँ वर्षा ने काम किया रसोई में। मैंने कहा था ना मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। मैं मानता हूँ माँ, बहू घर के काम करती है, लेकिन वर्षा ने आज तक ये सब अपने घर में कभी नहीं किया।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम करो, मैं कल ही एक मेड रख लूंगा, फिर आप दोनों को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आप आज के बाद मेरी बीवी से कोई काम नहीं करने को बोलेंगी। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बीवी से काम करवाया और इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये मेरा घर है, इतने सालों से मैंने इसको संभाला है, अब भी संभाल सकती हूँ। और बहू, तुम भी आज के बाद मत आना रसोई में, जो चाहिए मुझे बोल देना। मेरे बेटे का हुक्म है कि उसकी बीवी कुछ नहीं करेगी। माधुरी इतना बोलकर चली जाती। मेरी प्यारी बेटी, इन नाजुक हाथों से काम करवाते हैं यहाँ। माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और किसी ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। और रोहित, तुमने जो ये रट्टा लगा रखा है ना कि मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, अब से देखना मैं कुछ नहीं करूंगी। वर्षा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं कि एक शाम रोहित कमरे में आता है और वर्षा से बोलता है, वर्षा वो परफ्यूम की बोतल देना। वर्षा सुनकर अनसुना कर अपने फोन में लगी रहती है। वर्षा तुम्हें सुनाई तो दे ही रहा है ना, फिर तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुम्हारे पास में परफ्यूम की बोतल है, दे दो ना। मैं क्यों दूं? तुमने ही कहा हुआ है कि तुम्हारी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, समझे? अरे तो मैंने तुम्हें जिससे थकान हो वो काम करने से बोला है, परफ्यूम देने में क्या थकोगी? मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, मैंने कभी इतना भारी परफ्यूम नहीं उठाया ना। रोहित गुस्से में वहां से चला जाता है। रोहित के ऐसे बर्ताव से वर्षा को समझ आ जाता है कि कैसे रोहित को रास्ते पर लाना है। शाम को रोहित अपने दोस्तों के साथ घर आता है वर्षा से मिलवाने के लिए और वर्षा को आवाज लगाता है, वर्षा कहाँ हो? नीचे आना, मेरे दोस्त आया तुमसे मिलने, आओ ना। रोहित की आवाज सुनकर वर्षा नहीं आती, जिस पर वो खुद रूम में आता है और वर्षा को बेड पर लेटे देखकर बोलता है, चलो ना, मेरे दोस्त आया तुमसे मिलने। यार मेरे से चला नहीं जाएगा, ऐसा करो तुम मुझे गोदी में ले चलो। रोहित इस वक्त बिना कोई ड्रामा किए वर्षा को गोद में लेकर चला जाता है। नीचे ये सब देखकर सब उनको छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद रोहित का एक दोस्त मयंक बोलता है, भाभी देखिए, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन क्या आप अपने हाथों की चाय बनाकर पिला सकती हैं? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वर्षा तुम सबके लिए चाय बना दो। नहीं बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मेरे पति ने कहा हुआ है कि उनकी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं बना सकती। वर्षा वो मैं तुम्हें घर के काम के लिए कहता हूँ, अभी मेरे दोस्त आए, प्लीज जाओ ना, बना दो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। रोहित को गुस्सा आने लगता है, तभी माधुरी वहां आ जाती है। वो माहौल को शांत करने के लिए खुद चाय बनाने जाने लगती है, लेकिन रोहित उसको रोकते हुए बोलता है, नहीं माँ, तुम चाय नहीं बनाओगी। वर्षा तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम मेरे लिए मेरे दोस्तों के लिए चाय नहीं बना सकती? क्या तुम्हारा मेरी खुशी के लिए कोई फर्ज नहीं? अच्छा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो काम करूं, लेकिन बहू होकर जब मुझे मुंह दिखाई करनी थी तो तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। माँ जी की मदद करनी थी तो भी तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। अरे ये कैसा प्यार! अपनी पत्नी के रूप में तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो, लेकिन घर के कामों में मेरी बीवी ये नहीं करेगी। किरण, माँ जी ने ये घर खरीदा नहीं है, वो भी बहू बनकर आई थी, पत्नी बनकर आई थी इस घर में। अगर तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा होता ना तो आज ये घर घर नहीं सिर्फ मकान होता। वर्षा की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ और वर्षा दोनों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से वर्षा को वो किसी चीज के लिए नहीं टोकता, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी बीवी सब कुछ कर सकती है और उसको इस बात की खुशी होती है। नेहा और सुनैना दोनों सगी बहनें होती हैं, लेकिन उनका परिवार कहाँ है और उनके माता पिता कौन थे ये बात उन्हें खुद भी पता नहीं होती। जब से उन्होंने अपना होश संभाला होता है तब से उन्होंने खुद को एक पुराने अनाथ आश्रम की चारदीवारी के बीच ही पाया होता है। समय बीतता जा रहा होता है। ऐसे ही एक दिन आश्रम के बरामदे में बैठी नेहा अपनी बड़ी बहन सुनैना से बात कर रही होती है। दीदी, काफी समय बीत गया है पर शर्मिला आंटी इस आश्रम में वापस नहीं आई। यहाँ तक कि पिछले कई महीनों से आश्रम में कोई नया बच्चा भी नहीं आया, ना ही कोई मदद पहुंची है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है कि कहीं शर्मिला आंटी को कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं कहते, शर्मिला आंटी को कुछ नहीं हुआ होगा। तुझे याद है ना, जब वो यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने बेटे के पास शहर जा रही हैं और ठीक 1 महीने बाद वापस लौट आएंगी। शायद उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। लेकिन दीदी, 1 महीना नहीं बल्कि 6 महीने गुजर चुके हैं, वो अब तक यहाँ नहीं आई है और न ही उनका कोई फोन आया है। हमने इस अनाथ आश्रम को बहुत मुश्किल से संभाल रखा है। हम ना तो बाहर काम करने जा पाती हैं और न ही अब हमारे पास खाने का इतना राशन बचा है कि हम और समय गुजार सकें। आश्रम के बाकी बच्चे भूखे सो रहे होते हैं। इस आश्रम में अब आप और मैं ही सबसे बड़े हैं। अगर हमने शर्मिला आंटी का पता नहीं लगाया तो आने वाले समय में हमें और इन बच्चों को बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा, अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। हमें शहर जाकर शर्मिला आंटी का पता करना ही होगा। अच्छा नेहा, मुझे याद आ रहा है कि एक दिन आंटी तुझे अपने घर का पता बता रही थी ना? हाँ दीदी, उनके घर का पता मेरे पास लिखा हुआ है। आप यहीं रुकिए, मैं भी लेकर आती
आती हूँ। इतना बोलकर नेहा दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने पुराने लोहे के बिस्तर के नीचे छिपाई हुई एक मुड़ी पर्ची निकालती। उस पर्ची को देखकर वो एक लंबी सांस भरती है और वापस भागते हुए आश्रम के हॉल में पहुंच जाती है। वो हाँफते हुए वो पर्ची सुनैना के हाथों में थमा देती है। दीदी, ये वही पर्ची है जो शर्मिला आंटी ने जाते हुए दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत आए तभी इस पते पर आना। नेहा और सुनैना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस आश्रम की एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल की होती है, वहाँ आ जाती है। उसका नाम पिंकी होता है। दीदी, आप कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप भी चली गई तो आप भी उन लोगों की तरह वापस नहीं आओगी जो हमें छोड़कर चले गए। हमें डर लगता है दीदी। अरे पिंकी बेटा, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो बस शर्मिला आंटी का हालचाल लेने शहर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में नेहा दीदी है ना, वो तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आखिर हम दोनों बहनें तुम लोगों को ऐसे अकेले थोड़ी ही छोड़ेंगी। मैं बस जाऊंगी और जल्दी से आंटी को लेकर वापस आ जाऊंगी। हाँ पिंकी बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। और दीदी, आप अब और वक्त खराब मत कीजिए, आप जल्दी से शहर जाइए और आंटी का पता लगाइए। सुनैना भारी मन से अपनी छोटी बहन नेहा और उन अनाथ बच्चों को छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ती है। उसके पास बस कुछ ही रुपए होते हैं जो उसने मुश्किल से बचा कर रखे होते हैं। कुछ देर बाद वो एक बंगले के सामने पहुंचती है। अब वो अपने कांपते हाथों से बंगले की घंटी बजाती है। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़का, जिसका नाम सुमित था, वो बाहर आता है, जो शर्मिला का बेटा होता है। नमस्ते भैया, क्या शर्मिला आंटी यहीं रहती हैं? मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। अरे तुम लोग यहाँ भी आ गए? मेरी माँ बहुत बीमार है, वो किसी से नहीं मिल सकती, और वैसे भी उस आश्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ यहाँ से। भैया ऐसा मत कहिए, आश्रम के बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें बस एक बार आंटी से मिलना है, उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी। सुनैना के इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी सुमित, जो शर्मिला का बेटा था, वो उसे अंदर नहीं जाने देता। और तभी सुनैना सुमित को धक्का देकर अंदर जाती है और शर्मिला आंटी उसे देखकर रोने लगती है। सुनैना बेटा, मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा मुझे वापस नहीं आने दे रहा। इसने मेरा फोन भी छीन लिया है। ये चाहता है कि मैं उस आश्रम की जमीन को बेच दूं और सारा पैसा इसे दे दूं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आंटी, आप यहाँ ऐसी हालत में हैं और हम वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। शर्मिला अपने तकिए के नीचे से एक चाबी और कुछ कागज निकालती है और सुनैना को देती है। बेटा, ये उस तिजोरी की चाबी है जो आश्रम के ऑफिस है। उसमें कुछ पैसे और गहने रखे हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचाए थे, और ये कागज आश्रम के हैं, इन्हें संभाल कर रखना। मेरा बेटा उस पर कब्जा करना चाहता है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगा। पर आंटी, आप यहाँ ऐसी हालत में है, मैं आपको इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं बेटा, अगर मैं तेरे साथ गई तो वो हमें रास्ते में ही पकड़ लेगा। तू बस ये कागज लेकर निकल जा। इसमें मैंने लिख दिया है कि मेरे बाद इस आश्रम की मालकिन तुम दोनों बहनें होंगी। जा बेटा, भाग यहाँ से। सुनैना भारी मन से वहाँ से भागती हुई बाहर निकलती है। वो जैसे तैसे बस पकड़कर वापस आश्रम की तरफ लौट रही होती है। उधर आश्रम में नेहा बार बार गेट की तरफ देख रही होती है। तभी पिंकी उसके पास आकर बैठ जाती। दीदी देखो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या सुनैना दीदी आज आ जाएंगी? हाँ पिंकी, बस आती ही होंगी। तू तब तक ये थोड़ा सा पानी पी ले। देख दीदी आते वक्त बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आएंगी। कुछ ही देर में सुनैना भागते हुए आश्रम के अंदर दाखिल होती है। उसे देखते ही नेहा दौड़कर उसके पास पहुंचती है। सुनैना के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। दीदी आप आ गई? क्या हुआ? शर्मिला आंटी कहाँ है और आप इतनी डरी हुई क्यों हो? नेहा, शर्मिला आंटी नहीं आ सकती। उनका बेटा उन्हें कैद करके बैठा है। ये ले चाबी और ये कागज। आंटी ने कहा है कि अब हमें सब संभालना होगा। चाबी? पर ये चाबी किस चीज की है दीदी? आंटी के कमरे वाली तिजोरी की। चल जल्दी देखते हैं उसमें क्या है। दोनों बहनें दौड़कर ऑफिस वाले कमरे में पहुंचती हैं और पुरानी तिजोरी खोलती हैं। तिजोरी खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें कुछ नगद पैसे और सोने के छोटे छोटे गहने रखे होते हैं। दीदी इतने सारे पैसे? अब तो हम बच्चों के लिए ढेर सारा राशन ला सकते हैं और आश्रम की मरम्मत भी करा सकते हैं। हाँ नेहा, पर संभल कर रहना होगा हमें। आंटी का बेटा कभी भी यहाँ आता ही होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आश्रम के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। शर्मिला का बेटा सुमित गाड़ी से बाहर निकलते हैं। नेहा और सुनैना खिड़की से ये सब देख रही होती हैं। ओए लड़कियों, बाहर निकलो। मुझे पता है मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कागजात दिए हैं। चुपचाप वो कागज मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी अब क्या होगा? ये तो यहाँ भी आ गया। तू घबरा मत नेहा, तू बच्चों को लेकर अंदर वाले कमरे में जा, मैं इससे बात करती।